हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अर्जुन बैच को मैं शुरू कर रहा हूं। यहां पर मैंने आपको बताया था कि पहले वीडियो में मैं आपको पेपर एनालिसिस बताऊंगा, क्या की टेकअवेज थे उनके बारे में बात करूंगा कि आप आरओ के 11 फरवरी के पेपर से सीख सकते हो जो पेपर लीक हो गया था। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि जो सब्जेक्ट्स जिनसे क्वेश्चंस आए हुए थे उनका वेटेज कितना था। उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी तक का जो आयोग का पैटर्न रहा है आरओ या यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में, तो उनमें किस तरह से चीजें रहती थी, इस बार क्या डिफरेंट हुआ है, तो वो मैं आपको यहाँ पर ध्यान से बताऊंगा। ये सबसे पहली सीढ़ी है जिस पर आपको चढ़ना है। ये आप जान जाते हो तो उसके बाद में आपकी आगे की जो चीजें ना उसी के रिगार्डिंग चलेंगी। तो ये आपको समझना है, बताता हूं वन बाय वन। सबसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था आरओ के पेपर में वो था ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी से 27 क्वेश्चंस आए हुए थे। इसके बाद करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है यूपीपीएससी के एग्जाम्स में अब करंट अफेयर्स मेजर प्ले करता है रोल। तो वहां पर 19 क्वेश्चंस थे। इसके बाद अगर आप बात करोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के 12 क्वेश्चन थे। ध्यान देना, मिडिवल और एंशिएंट की बात नहीं हो रही है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो रही है। 12 क्वेश्चंस थे। इसके बाद में आप बात करते हो यूपी स्पेशल की, तो यूपी स्पेशल के 11 क्वेश्चंस थे। उसमें भी यूपी के करंट के, आप यूपी के करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत ज्यादा वरीड रहते हो, तो यूपी के करंट अफेयर्स के 2 क्वेश्चन थे, बाकी के जो 9 क्वेश्चन थे वो स्टैटिक के थे। इसके बाद में आप बात करते हो पॉलिटी की, पॉलिटी भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो पॉलिटी के 9 क्वेश्चन थे। इसी के साथ में जो फिजिक्स है, फिजिक्स के में उसके 9 क्वेश्चंस थे। जब आप जनरल साइंस पढ़ते हो तो जनरल साइंस में फिजिक्स में 9 क्वेश्चन आ जाना, जबकि अभी तक अगर आप यूपीपीसीएस से आरओ का पैटर्न देखोगे तो कभी भी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से ज्यादा फिजिक्स नहीं आता था। बायोलॉजी सबसे ज्यादा पूछी जाती थी, केमिस्ट्री उससे थोड़ा कम पूछी जाती थी, एंड सबसे एंड में फिजिक्स के 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते थे। इसी तरह से यूपीपीसीएस में होता था, इसी तरह से आरओ में होता था। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आए उतने जितने फिजिक्स के आए। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस था जो आपको पकड़ना है, और उसमें एक न्यूमेरिकल भी आ गया था। ध्यान दीजिएगा, जो 2017 वाला आरओ का पेपर था जो 2018 में हुआ था, उसमें भी आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। यहां पर इन्होंने उसी चीज को रिपीट करते हुए एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का भी दिया था। बाकी के जो क्वेश्चन थे वो चैप्टर्स तो सेम थे, मतलब ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर्स उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हैं, जिन चैप्टर से जो आपसे टॉपिक पूछे गए वो कोई ऐसे थे कि आप बता ना पाओ, लेकिन उन्होंने उसका जो वेटेज है उसको बढ़ाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आप ध्यान रखिएगा कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के 10 क्वेश्चंस आए हुए थे। उसमें आप स्टैटिक जीके भी मिला लोगे, तो स्टैटिक जीके और इकोनॉमी को अगर आप मिला के देखोगे तो 10 क्वेश्चंस थे। अगर आप स्टैटिक जीके को हटा दोगे तो फिर आपके कहीं ना कहीं 6-7 क्वेश्चन ही थे, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टैटिक जीके के थे। उनको पर्टिकुलरली आप ऐसे किसी सब्जेक्ट में नहीं रखोगे, उसको जनरली आप स्टैटिक जीके में पढ़ते हो। इसके अलावा रीजनिंग के 10 क्वेश्चन थे। बहुत बड़ा नंबर है ये, ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटा नंबर है, इसलिए रीजनिंग और जो क्वेश्चन आए हुए थे जिन टॉपिक से, उनको भी अगेन मैं आपको पूरा बताऊंगा जब मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि किन किन टॉपिक से आए हुए थे। ये सब चीजें आपको ऑब्वियसली कराई गई थी, तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं था उनके बारे में, बट आए थे। जैसे कैलेंडर हो गया, मिसिंग नंबर सीरीज हो गई, यही आता है, एंड वो पीवाईक्यू का ही आया हुआ था। लेकिन जो वेटेज है वो आपको पता होना चाहिए कि 10 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में देखने को मिले थे। इसके बाद में आप इकोनॉमी हो गया, रीजनिंग हो गया, दोनों के 10-10 स्ट्रेटजी को मिला करके। इसके बाद ध्यान रखिएगा, और ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी है कि आप इनको नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इजी रहेगा और उसको आपको दिमाग में फिट रखना है। जैसे मैं आपको यहां से बता पा रहा हूं कि हाँ ठीक है, पॉलिटी से 9 क्वेश्चन आए, यूपी से 11 क्वेश्चन आए, फिजिक्स से 9 क्वेश्चन आए, तो इस तरह से आपके दिमाग में यहां से पहले से फिट होना चाहिए। फिर उसके आगे की जो चीजें हैं वो आपको इन डेप्थ जाननी है। इसके बाद आप बात करोगे ईवीएस की, यानी कि एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट में 2 क्वेश्चन थे। बहुत कम नंबर था ये, लेकिन 2 ही क्वेश्चन थे। बायोलॉजी की अगर आप बात करोगे, अभी तक जो 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो भी सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंशिएंट में भी 1-2 क्वेश्चन ही थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्रीकल्चर से 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चंस फ्रॉम एग्रीकल्चर। सेंसस जो है ना, सेंसस जिसके लिए आप इतना ज्यादा परेशान रहते हो, उससे कम भी नहीं थे, ज्यादा भी नहीं थे, यानी कि 4 क्वेश्चन थे। और वो अगर आपने सेंसस को ढंग से पढ़ रखा है तो कहीं ना कहीं वो चारों आप कर सकते थे। तो सेंसस के 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। इसके अलावा जो मैथ्स है, मैथ्स यानी कि मैथमेटिक्स, जिससे बहुत आपको डर लगता है बहुत से लोगों को, तो उसमें 4 क्वेश्चन थे। तो आपको ध्यान देना है कि सेंसस के भी 4 हैं और मैथ्स के भी 4 हैं। इसके अलावा जो मिडिवल हिस्ट्री है उसके 4 क्वेश्चन थे। मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने आपको कितने बताए थे? 12 क्वेश्चन। मिडिवल के कितने बता रहा हूं? 4 क्वेश्चन। एंशिएंट के कितने? एंशिएंट का 1 क्वेश्चन था। तो उसका बहुत ज्यादा वेटेज आपको देखने को नहीं मिला है। एंशिएंट में अगर आप अपना 1 हफ्ता 10 दिन वेस्ट कर देते हो, परेशान रहते हो उसके लिए, और उससे अगर 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं आपको वो लॉस है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको पर्टिकुलरली कोई सब्जेक्ट को कम या ज्यादा पढ़ना है। इट्स जस्ट कि आपको ये ध्यान देना है कि अच्छा वेटेज किसका ज्यादा है। जैसे ज्योग्राफी है या पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स है कि ये मेजर सब्जेक्ट्स में आते हैं, तो इनका वेटेज कम नहीं होगा। मतलब इनका ये हो सकता है कि जैसे ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं या 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो 20 से 25 जा सकता है, 27 जा सकता है, 23 जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ज्योग्राफी के वो जो 27 क्वेश्चन अभी इस बार पूछे गए थे, जो पेपर लीक हुआ है, तो अब वो नेक्स्ट बार जब आपका री एग्जाम होगा तो ज्योग्राफी के वो 10 ही क्वेश्चन पूछेंगे। इतना नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो उनको फिर इसके लिए जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं ना, उनमें फिर क्वेश्चंस को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको समझना है। तो जब मैं शेड्यूल आपको दूंगा, जो आपका कल से 8 तारीख से आपका शेड्यूल शुरू होगा, तो 8 तारीख के शेड्यूल में आपको इसी तरीके से सब्जेक्ट्स के वेटेज के अकॉर्डिंग ही चीजें तैयार करवाई जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि अगर आपको पहले ज्योग्राफी को फोकस करवाया जाएगा, पहले मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करवाया जाएगा, रीजनिंग पर ध्यान रखा जाएगा, करंट होगा, उसके साथ में जैसे यूपी आपका हो गया, इसके अलावा आपका इकोनॉमी हो गया, तो ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे 10, 11, 12, 15 ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जिनसे क्वेश्चन कम आ रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो आप 4 में से 3 आराम से कर लोगे। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हो तो वो 4 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। बाकी भी चीजें ऐसी हैं जो आप इधर उधर से जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनसे आप कर सकते हो। एक बात और ध्यान रखना, जो रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको कुछ कुछ दिखाऊंगा। जैसे एक सीड वाला क्वेश्चन था, वो रैंडम के अंदर ही आता है। तो कुछ कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी थे, उनकी संख्या 8 थी। तो अभी मैं आपको आके बताऊंगा कि जो पेपर था वो क्यों ईजी नहीं रहा, क्यों ईजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में नहीं था, क्यों मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में था। ऑलमोस्ट हर किसी के लिए जिनका पेपर अच्छा भी हुआ है ना, उन्होंने भी बिकॉज बहुत अच्छी मेहनत कर रखी थी, पढ़ाई कर रखी थी, इसलिए वो पेपर को डिसेंट वे में सॉल्व कर पाए। लेकिन पेपर ईजी कहीं से भी नहीं था। तो अब आगे मैं आपको कुछ जरूरी चीज बताता हूं।
अब मेन चीज ये है कि इस बार का जो पेपर था उसमें असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, यानी कि जो दो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना वो आपको बहुत देखने को मिले थे। अब इसमें भी एक खास देखो, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको पता चल गया, कितने आ रहे हैं ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि इतने आ रहे हैं इतने आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग वाले इतने आ रहे हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक कौन से पूछे जा रहे हैं या किन सब्जेक्ट्स में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ये जानना ज्यादा जरूरी है। देखो एग्जांपल के लिए बताता हूं, जैसे आपने ये गिन लिया कि असर्शन रीजन वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो 20 आ रहे हैं 25 आ रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार 25 ही आएंगे या 20 ही आएंगे, हो सकता है 40 भी आ जाए, हो सकता है 50 भी आ जाए, हो सकता है 15 ही आए, हो सकता है जो मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना मिलान करने वाले वो इस बार सपोज 15 आए थे, लेकिन आप उसको गिन के जाओगे अरे 15 क्वेश्चन मिलान वाले आते हैं, मैच द फॉलोइंग के आते हैं, आप पता लगा एग्जाम देने गए वहां पे क्या हुआ कि 25 आ गए 30 आ गए 15 ही आए, तो इससे मतलब नहीं है। मेन चीज ये आपको बस जानिए कि हाँ ठीक है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और ठीक ठाक नंबर में आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक ठाक नंबर में आ रहे हैं, लेकिन आपको इसमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है, ध्यान रखना है इस बात को अच्छे से कि जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं वो किस सब्जेक्ट्स में ज्यादा आ रहे हैं, किसमें उसकी जो संभावना है क्वेश्चन की वो ज्यादा आने की है, या जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो किस तरीके के आ रहे हैं। एग्जांपल के लिए बता देता हूं, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फलाना फलाना इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो सपोज ये लिस्टिंग का क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं लोकेशन वगैरह होती है कि गेहूं का जो इंस्टीट्यूट है वो कहां है या फलाना फलाना स्टेप से जो भी है, तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो ये लिस्टिंग का क्वेश्चन है। अब ये लिस्टिंग वाला है तो इसकी संभावना जहां जहां पे लिस्टिंग की चीजें होंगी वहां से आपको इस तरीके के मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि अब मैं आपको अपनी बात को समझा पाया हूं कि कहां से आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा ठीक है यहां पर ये चीज जो है ना, जैसे देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हैं कि 1924 में यहां हुआ था, 1928 में यहां हुआ था, 1925 में कानपुर में हुआ, इस तरह से, तो जो आपको पता है कि थोड़ा सा लिस्टिंग टाइप की चीज है ये आपसे पूछी जा सकती है, तो इस अगर आपको ये आइडिया लग गया ना तो आप आसानी से पिक कर लोगे। तो टॉपिक्स पर जाना है आपको, तो जब आप पढ़ोगे ना तभी आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि ये मैच द फॉलोइंग में इजीली आ सकता है। स्टेटमेंट और जो असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन है ना स्टेटमेंट वाले, अगर आप उसमें नोटिस करोगे तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके काफी क्वेश्चंस इस तरीके के आए हुए हैं स्टेटमेंट वाले, और जो ज्योग्राफी है उसके ऑब्वियसली 27 क्वेश्चंस आए थे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसके स्टेटमेंट वाले थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वहां पर जो कॉन्सेप्ट देखो फैक्ट्स तो है ही, इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी में फैक्ट्स तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के बीच कॉन्सेप्ट्स वगैरह है ना उनसे उन्होंने स्टेटमेंट बना दिए कि ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा ऐसा होता है। और ध्यान रखना जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है आपको ये पता लग गया कि इस टाइप की चीजें आ रही हैं, व्हाट रियली इंपॉर्टेंट इज कि आपको जो स्टेटमेंट वाले जब दो क्वेश्चन की स्टेटमेंट की फॉर्म में चीजें दी जाती है ना तो प्रॉब्लम ये होती है वो पेपर को टफ बना देती है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको सोचना पड़ रहा है। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने तुरंत उसका आंसर आपने देखा, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है नहीं आता है, तो वो फैक्चुअल हो गया, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको नहीं आता है तो नहीं आता है, आता है तो आप तुरंत मार के आगे बढ़ जाओगे। बट जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो भी दो स्टेटमेंट आपके सामने होती है, तो होता क्या है कि फिर आपको उसको पढ़ना पड़ता है, एंड जो पहली स्टेटमेंट है दूसरी स्टेटमेंट है आप दोनों को वेरीफाई करोगे अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज को अप्लाई करोगे और देन उसके बाद में डिसीजन लोगे कि अच्छा इसमें क्या होगा, पहला सही है दूसरा सही है या एक का जो वो है रीजन दिया है वो सही है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो इससे क्या होता है ना टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है। तो सॉरी, तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो कहीं ना कहीं आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो जो आपका 2 घंटे का पेपर है ना उसमें जो 140 क्वेश्चन है उनको आप मैनेज नहीं कर पाओगे, तो वो टाइम मैनेजमेंट का इशू बना देगा। और जो चीजें आपको आती भी है ना वो कहीं ना कहीं आप गलत करने लगते हो जब आप प्रेशर में होते हो, जब आपके एंजाइटी हो रही होती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल हो गया है। उन्होंने क्वेश्चन जो टॉपिक पूछा है ना वो कोई बहुत ऐसा नहीं पूछा है कि आपको बिल्कुल ना आता हो, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उससे उन्होंने जब दो स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन बना दिया ना तो अगर पहले आपको 30 सेकंड लग रहे थे, सपोज अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा हुआ है तो अब आपको 40 सेकंड लग रहे हैं। अच्छा इस तरीके के 50 क्वेश्चन होते हैं ना तो आप सोच के देखो कि अगर एक क्वेश्चन में 10 सेकंड ज्यादा लग रहा है और 50 क्वेश्चन हो गए तो वो आपका टाइम कितना खाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी असर्शन रीजन वाला जो है ये थोड़ा सा एक पैटर्न को इसने डिफरेंट किया था, यानी कि जो प्रश्नों के पूछने का तरीका था उसको डिफरेंट किया था, तो इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। अब दूसरी बात ये है आपको ध्यान रखना है कि जो ज्योग्राफी है इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, यूपी और फिजिक्स को अब आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने सडनली अगर 2-3 क्वेश्चन से डायरेक्टली उन्होंने 9 क्वेश्चन पे जंप मारी है आयोग ने, इसका मतलब कि आगे भी फिजिक्स आपसे पूछा जा सकता है। तो फिजिक्स आपको गलत नहीं करना है क्योंकि उसके शॉर्ट चैप्टर्स हैं, शॉर्ट टॉपिक्स हैं, उनको अगर आपने पढ़ लिया तो आप आसानी से नंबर बना पाओगे। यूपी स्पेशल में करंट बहुत कम आता है, स्टैटिक की चीजें आ रही हैं वो आपने कई बार पढ़ा हुआ है, जो भी सोर्स आपके पास है उससे आप कर सकते हो और बहुत बार आपको बताया हुआ है कि ये पर्टिकुलर चीजें ये इंपॉर्टेंट है। जैसे चरकुला डांस जो है ना उसके बारे में पूछा गया था। अब यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पूछा जाता है और ये हर जगह मतलब इतना बेसिक है कि आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में जाओगे तो भी पूछा जाएगा यूपी से, मेंस में आप जाओगे तो भी आपको इससे रिलेटेड डांस फॉर्म से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये सब आपको पहले से तैयार करके रखना है। ऑब्वियसली मैं आपको करवाऊंगा, पहले ही इनको प्रायोरिटी बेसिस पे आपको करवाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यूपी स्पेशल, फिजिक्स, पॉलिटी गलत नहीं करनी है यार। पॉलिटी में क्या है ना थोड़ा चीजें कॉन्सेप्चुअल आने लगी है, तो जब मैं पॉलिटी की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताऊंगा तो उसमें जो क्वेश्चन वगैरह हैं जो टॉपिक्स उनको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ही गारंटी टाइप के हैं, 100% वाले हैं। आपने अगर उनको उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने उसको पढ़ लिया और थोड़े बहुत जो फैक्ट्स हैं उनको पढ़ लिया तो क्वेश्चन आएगा, आप सीधे से सही कर सकते हो और 9 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। बाकी जो ज्योग्राफी है, मॉडर्न हिस्ट्री है वो तो है ही। मॉडर्न हिस्ट्री में जो पर्सनैलिटीज हैं जैसे अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है या महात्मा गांधी जी हैं तो गांधी जी से रिलेटेड उन्होंने 2 क्वेश्चन बना के दे दिया। जैसे जवाहरलाल नेहरू है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब जो भी आपके मेन महान जो ग्रेट पर्सनैलिटीज थी, व्यक्तित्व थे, उनसे रिलेटेड अब वो 2 क्वेश्चन की फॉर्म, स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन बना के पूछने लगे हैं। तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू मिडिवल एंड एंशिएंट। एंशिएंट को तो सबसे कम रखिए, मिडिवल ठीक ठाक पढ़ सकते हैं बिकॉज उसमें से 4 क्वेश्चन आए थे। ऑब्वियसली उसमें भी जो सेलेक्टेड चीजें हैं उसी से आए थे। जैसे कि मिडिवल हिस्ट्री में आपसे किताब पूछी जाती है, जो रचनाएं होती हैं कि ठीक है ये किताब किसने लिखी, उसमें किस किस चीज का जिक्र किया हुआ है, तो इस टाइप की चीजें आती हैं, बहुत पहले से आ रही हैं। या जो आपके पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं उनका मीनिंग पूछ लेता है कि अच्छा ठीक है इनके टाइम पर, जैसे एक क्वेश्चन आपसे एंशिएंट में पूछा गया था तो एंशिएंट में भी उन्होंने इसी तरीके से टर्मिनोलॉजी पूछ ली थी कि जो गुप्त काल में यानी कि गुप्तास के टाइम पे जो प्रशासनिक विभाजन होता है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें क्या क्या होता है, तो ये यानी कि जो भुक्ति होती है वो क्या होता है, यानी कि आप जैसा मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट हैं, तो उसको क्या
क्या बोलते थे गुप्तास के टाइम पे। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो वो आपको सिलेक्टेड पता होता है कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लिया, तो पूरा नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि 15 दिन आप एंशिएंट हिस्ट्री लेकर के बैठ गए, या फिर आप एक महीने तक मॉड्यूल हिस्ट्री पढ़ रहे हो। क्वेश्चन कितने आ रहे हैं एंशिएंट में? 1 या 2, मॉड्यूल में कितने आ रहे हैं? 4 या 5, मॉडर्न हिस्ट्री में कितने आ रहे हैं? 12 क्वेश्चन। तो उसको आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है, ये आपको ध्यान रखना है। ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी, ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, उसके साथ में आप यूपी को भी ऐड कर सकते हो। ये आपके आप कह सकते हो किंग मेकर है, ये आपको असली स्ट्रेंथ देंगे। बाकी जो करंट अफेयर्स है वो कहीं ना कहीं आपको पहले से मान के चलना है कि ये इतना क्रूशियल है कि इसको तो आप ऊपर नीचे कर ही नहीं सकते, इस पर तो आपको ध्यान देना ही है। इसके अलावा जो बाकी की चीजें हैं, देखो जैसे एग्रीकल्चर है उसके 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेंसस है उसके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये 10 क्वेश्चन हो रहे हैं। और इकोनॉमी के भी स्टैटिक जीके के साथ मिला के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने आपको भी बताया हुआ है। तो अगर आपने इकोनॉमी को ढंग से पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा स्टैटिक जीके पढ़ लिया, और आपने एग्रीकल्चर पढ़ लिया और सेंसस पढ़ लिया, तो आपके 20 क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए। आप एग्रीकल्चर के जो 6 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हो सकता है टफ हो, आते ही हैं वो, तो वो आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कम से कम 6 में से अगर मोर देन 50% कर ले जाते हैं, 6 में से 4 कर ले जाते हैं, तो वो एक अच्छा नंबर है। तो आपको ध्यान रखना है। देखो एग्रीकल्चर के 6 क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था कि एग्रीकल्चर पूछता है आरओ में, यूपी पीसीएस में ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें पूछता है। तो जब एग्रीकल्चर की सब्जेक्ट वाली स्ट्रेटजी की बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इसका जो वेटेज है वो समझ में आना चाहिए। इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी था, क्योंकि लो हैंगिंग फ्रूट होता है इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट और पॉलिटी को कहीं ना कहीं ऐसे सेक्शन में रखा जाता है कि सिलेक्ट चीजें पूछी जाती हैं, वो आप पढ़ के गए तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना पाते हो। इस बार वहां से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम की चीज़ थी आप लोग के लिए, तभी वो पेपर जो है उसने पेपर को टफ बना दिया। जो होता है ना कि पेपर टफ क्यों था, वो टफ इसीलिए था कि जो ईजी सेक्शन है उससे क्वेश्चन कम आ रहे हैं। जैसे इन्वायरमेंट, जैसे बायोलॉजी में एक विटामिन वाला क्वेश्चन था और एक वो जो स्टोन वाला क्वेश्चन आया था, किडनी वाला, वो आया हुआ था। तो होता क्या है कि जब ईजी जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे जब क्वेश्चन नहीं आते हैं, और जो बाकी के रैंडम सब्जेक्ट्स हैं उनसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि रैंडम के ही 8 क्वेश्चन आ गए, स्टडी जीके के 4 क्वेश्चन आ गए, 12 तो यही हो गया, एग्रीकल्चर के आपसे 6 क्वेश्चन आ गए, 18 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह से जो अगर आप टोटल मिलाओगे, जैसे मैंने आपको अभी पूरा एक डिस्ट्रीब्यूट करके बताया है, तो अगर आप टोटल मिलाओगे तो 140 में से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिफरेंट चीजों से आए हुए थे, जिसमें मैंने आपको भी इनऑल बताया हुआ है। तो होता क्या है कि उनमें अगर आपका रेशियो इतना अच्छा बन नहीं पाता है जो एक्यूरेसी का है, तो जो बचे हुए क्वेश्चन है सपोज 110 115, उनमें से फिर आपको यह टारगेट करना होता है कि यार मेरे किसी तरह से 80-85 आ जाए, वो भी नेट में, यानी कि आपको उसमें अभी नेगेटिव भी करोगे, आप उसमें 15 20 25 जो भी आपका एक अटेम्प्ट है उसके हिसाब से, तो कहीं ना कहीं ये पेपर को टफ बना देता है। तो इसलिए अब आपको ध्यान रखना है। अब आपने वेटेज तो देख लिया है, कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं इनका भी आपको आइडिया लग गया है, जो माइनर है उनका भी आइडिया लग गया है, किन पर ध्यान देना है किन पर ध्यान कम देना है ये भी आपको आइडिया लग गया है। तो आप पढ़ोगे तो सब इस पेपर से ये की टेक अवे मिलता है कि अगर फिजिक्स आपसे 1-2 साल से 3 बार से लास्ट एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो ऐसा नहीं है कि आयोग आगे नहीं पूछ सकता है, तो किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग को आपको मतलब करंट अफेयर्स की तरह, जैसे करंट अफेयर्स होता है ना कि अरे तैयार करना ही करना है, 100% इसमें सही करने की तरफ जाना है, फिर भी 1 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन मेजॉरिटी आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से रीजनिंग में 10 क्वेश्चन बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, तो वो आपको गलत नहीं करना है। 1-2 क्वेश्चन आपका वहां पर लॉजिक उसका जो लगेगा उस क्वेश्चन में, वो अगर स्ट्राइक नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन यार बाकी का कर लो। जैसे मिसिंग नंबर सीरीज है, हर बार पूछ रहा है वो, या जैसे कैलेंडर का क्वेश्चन है तो हर बार पूछ रहा है आपसे, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने। कोडिंग फेवरेट टॉपिक है आयोग का, मैंने बताया हुआ है, यूपी पीसीएस के लिए सीसेट का था, उसमें मैंने आपको बताया हुआ था, वो सब पीवाईक्यू से आता है। तो रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चन है ना, वो बहुत आपको हल्के में आसानी से कर लेने हैं। जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में अभी भी वो चीजें आ रही हैं जो पहले आती थी, जैसे जो स्कीम वगैरह है वो अभी भी पूछ रहा है, जो बेसिक कोई अगर टर्म है या कीवर्ड है तो वो अभी भी पूछ रहा है, या जैसे अगर मान लीजिए कोई रेशियो वगैरह है, कोई अनुपात वगैरह है, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि अच्छा ठीक है ये अगर कोई पर्टिकुलर टर्म है, कीवर्ड है, तो ये किसका किसका अनुपात होता है। तो ये सब ऐसी चीजें कि स्टैटिक है इकोनॉमी का, आपको ल्यूसेंट में भी मिल जाएगा, बेसिक सोर्सेस में मिल जाएगा। तो जब मैं इकोनॉमी के बारे में या डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा ना, तो वहां पर मैं इन डेप्थ आपको एक क्वेश्चन एक टॉपिक के बारे में भी बताऊंगा। तो ये जो पहला वीडियो था, आई होप इससे आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी कि क्या आरओ के। और बाकी देखो पीवाईक्यू का रोल बहुत ज्यादा है, पीवाईक्यू को आप हल्के में नहीं ले सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, नो मैटर कि आपको कोई कितना क्या पढ़ा रहा है क्या बता रहा है, वो तो आपको करना ही करना है। तो उसका भी एक शेड्यूल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। लेकिन जो पेपर पैटर्न बदला है, जो आपको लग रहा है कि बदल गया है, तो वो बदला नहीं है, पूछने का तरीका बदल गया है, कुछ चीजें उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं, ताकि आपसे ये डिमांड कर रहा है आयोग, ये कमीशन, कि आप और मेहनत करो। लेकिन पीवाईक्यू की वैल्यू कहीं से भी कम नहीं हुई है, पीवाईक्यू को आपको वैसे ही ध्यान देना है। जो बेसिक आप मटीरियल अभी तक पढ़ रहे थे, जैसे चाहे वो घटना चक्र हो या ल्यूसेंट हो, उसकी वैल्यू कम नहीं हुई है। वैल्यू ये हो गई है कि अब आपको स्टैंडर्ड सोर्सेस को भी पढ़ना पड़ेगा। आप स्टैंडर्ड सोर्सेस कौन से आप फॉलो करोगे, हर सब्जेक्ट में कौन सी एक्स्ट्रा किताब या ऐसा मटेरियल है जो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, सो दैट आपकी जो कवरेज है वो हो पाए और आप लाखों की भीड़ में से कुछ चुनिंदा हजारों लोगों में आ पाओ। इसके लिए फिर एक अलग वीडियो जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा बुक लिस्ट का, उसमें मैं सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें आपको बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, ये पहला वीडियो था, वो दूसरा वीडियो होगा, उसके इसको आपने जान लिया, आप उसको जान जाओगे, फिर आप मटेरियल फिक्स करोगे, मटेरियल फिक्स कर लोगे, उसके बाद में अगले 3 महीने तक 4 महीने तक जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, आप उन्हीं सोर्सेज पर स्टिक करोगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि आज आपने मेरी बात सपोज सुनी, फिर आप कहीं और गए, आपने किसी दूसरे इंसान की बात सुनी, फिर आप कहीं और गए बुक स्टोर पर, वहां पर आपको कोई किताब अच्छी लग गई और आपने ले लिया। अगर आप ये करोगे छोटी छोटी गलतियां, तो फिर कहीं ना कहीं आप उसके जिम्मेदार होगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने सोर्सेज को फिक्स रखना है, जो आपको पहले से R&D करनी है, रिसर्च आपको जो करनी है पहले से आप कर लीजिएगा। मैं आपको सोर्सेज बता दूंगा, आपको ऑप्शन दे दूंगा, आप और भी जगह जहां पर भी आप देखना चाहें आप देख लीजिएगा। क्रॉस चेक करने के बाद में एक डिसीजन लेना और उस पर स्टिक रहना, फोकस रखना। तो आपकी जो किताब है उसको पढ़ने का प्रॉपर तरीका बताऊंगा, कौन से टॉपिक्स उसमें से पढ़ने हैं वो सारा बता दूंगा। तो क्या है कि जो मोटी 400-600 पन्ने की किताब भी है ना, उसमें से आप अपने काम का कंटेंट निकाल पाओगे। तो ये था अर्जुन बैच का, और ये अर्जुन बैच फ्री है पूरा। एक दो लोगों ने कमेंट किया हुआ, तो मैं आपको बता देता हूं, ये फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है पूरा, और ये आपके आरओ के एग्जाम जब तक डेट आएगी उसके पहले तक पूरा चलेगा। बस आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी है, ज्वाइन कर लोगे, वहां पर डेली आपको टारगेट्स दिए जाएंगे 8 मार्च से, आपको उनको फॉलो करना है।
करना है। बुक लिस्ट वाली वीडियो में आपको सोर्सेज वगैरह बता दूंगा, सारी चीजें समझाता रहूंगा। टेलीग्राम पर भी मैं चीजें करता रहूंगा, यूट्यूब पर एक अलग प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस ऐड होते रहेंगे। जैसे इसमें ये क्लास 1 थी, अब क्लास 2 में आपको बुक लिस्ट आएगी, देन उसके बाद में आपके टारगेट्स वगैरह सारी चीजें आती रहेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी कोई डाउट हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, मैं डेफिनेटली देखता हूं। थैंक यू सो मच, लगातार पढ़ते रहो। यहां से ये जो पहला वीडियो है इसको आत्मसात करो, अपना एक प्लान आपको थोड़ा थोड़ा बनाना है, इनकी घंटे वगैरह आपको पुट करने पड़ेंगे, बिकॉज जो टारगेट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ध्यान रखना यार, जितने भी वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं जिनको उतना टाइम नहीं मिलता है जैसे फुल टाइम कैंडिडेट्स पुट कर पाते हैं, उनके लिए भी मैं उनको ध्यान में रख के ही करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके लिए 5 घंटे हैं या 4 घंटे हैं या 3 घंटे हार्डली मिल पाते हैं तो फिर आपके लिए ये नहीं है। आप भी कर सकते हो, जस्ट कि आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बहुत ही स्मार्टली चलना पड़ेगा। आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते अगर आपके पास सिर्फ 4-5 घंटे हैं। कोई इंसान किसी के पास अगर 10-12 घंटे पढ़ने के लिए है तो अगर 1-2 घंटा ऊपर नीचे कर भी देता है ना, तो इट डजंट मैटर मच, बिकॉज वो आगे पीछे कर लेगा। लेकिन आपके पास 4 ही घंटे हैं और आपने अगर उसको यूटिलाइज नहीं किया तो आपका 1 दिन गया, फिर 2 दिन गया, और ऐसे करके महीना चला जाता है, एग्जाम आ जाता है, फिर एग्जाम के 15-20 दिन पहले, महीना भर पहले ये लगता है कि यार कुछ ऐसा मिल जाए कि आरओआर का प्रीलिम्स निकल जाए या यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स निकल जाए, तो वो चीज यहां से नहीं होने देनी है। इसीलिए बाकी लोग इधर उधर भटकते रहेंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगी, ये कब होगा, वो कब होगा, एग्जाम किस डेट में होगा। बाकी लोग हो सकता है भटकते रहे, लेकिन जो ज्वाइन करके पढ़ने लगेगा, जो रिदम में आ जाएगा, और ये सारी चीजें डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए है, अनुशासित बनाने के लिए है। एक बार आप रिदम में आ जाओगे, फ्लो में आ जाओगे, देन उसके बाद में आप अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट करते रहो। कभी आपकी तबियत खराब है या कोई इमरजेंसी आ गई, आप नहीं पढ़ पाए तो उसको कम पढ़ो, ठीक है, लेकिन आगे पीछे उसको मैनेज करो। ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, ये उत्तरदायित्व आपका है, ये अकाउंटेबिलिटी आपकी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।